नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य आखिरकार गुरुवार को हुआ पूरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से की मुलाकात। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में बैठक आज। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने को लेकर हो सकता है ऐलान। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, इस्लाम में शादी कई मायनों में कॉन्ट्रैक्ट है, यह हिंदू धर्म की तरह विवाह संस्कार नहीं। और बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग बुधवार को संपन्न हुई। प्रदेश में 36 जिलों के लिए 53 ब्लॉक में 58.65% मतदान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते। बता दें, देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य आखिरकार गुरुवार को पूरा हो चुका है। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले दिव्यांग अरुण रॉय को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुबह 9:47 पर 100 करोड़वां टीका लग चुका है। अरुण एक टेलीविजन चैनल को बता चुके हैं कि उनके लिए यह गौरव का पल था। वो पीएम मोदी से मिलकर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उनके लिए आज का दिन दोहरी खुशी वाला है। एक तो उन्हें 100वां टीका लगा है और दूसरा पीएम से मिलने का उनको मौका मिला। अरुण ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि उनका पहला वैक्सीन डोज है, दूसरा अरुण ने बताया कि उनका ये पहला डोज है। उस पर पीएम का आश्चर्य हुआ। उन्होंने अरुण को डांटकर पूछा कि अभी तक पहला डोज क्यों नहीं लगवाया। अरुण ने पीएम को बताया कि थोड़े लापरवाह हो गए थे। वे खांटी बनारसी से हैं, रोज योग करते हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता, लेकिन जब सभी वैक्सीन लगवा रहे तो उन्होंने भी वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया। अरुण ने बताया था कि उन्हें नहीं मालूम था कि आज उनके वैक्सीनेशन के दौरान प्रधानमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। उन्होंने पीएम को अपने दिल की बात बताई। अरुण ने मोदी से कहा कि पहले वे नहीं जानते थे कि वो विकलांग शब्द में शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज कहीं भी जाते हैं तो समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पीएम के दिव्यांग शब्द को प्रचलन में लाने में हमें सम्मान मिला। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की है। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका उनके घर में करीब 50 मिनट तक रही। अरुण की पत्नी सोनम और मां कमला ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी सुनाई। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़कर गले लगाकर ढांढस बंधाया। प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही परिवार की 2 बेटियों की शादी का खर्च उठाने का भरोसा दिया है। प्रियंका लखनऊ से आगरा बुधवार रात 10:45 पर पहुंची थी और 10:50 बजे अरुण के घर पहुंच गई। अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि परिवार के लोगों ने जो भी मुझे बताया है, यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि इस सदी में ऐसी चीजें हो सकती हैं। वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर थाने ले जाया गया, बेरहमी से पिटाई की गई। सोनम ने बताया कि उनके सामने उनके पति के हाथ पैर बांधकर उनको पीटा गया, करंट लगाया गया। इसके अलावा सोनम को भी महिला के साथ पुलिस वालों ने पीटा। उन्होंने जो बताया उसे सोचा भी नहीं जा सकता। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले लॉन्च किए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती थी। बता दें, 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की दर आमतौर पर हर साल 2 बार बढ़ाई जाती है। हालांकि केंद्र ने अब तक सिर्फ एक बार डीए की दर में बढ़ोतरी की है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत डीए की दर में बढ़ोतरी की उम्मीद भी लगा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी को वर्तमान में उनके मूल वेतन का 28 डीए के रूप में मिलता रहा है। बता दें कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डीए रेट में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में हाल ही में यह साफ हुआ था कि दिवाली से पहले डीए रेट में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। नवंबर के पहले सप्ताह में दिवाली मनाई जाएगी। इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जून के आंकड़ों का हवाला देते हुए डीएनए की रिपोर्ट में कहा गया कि 3% की बढ़ोतरी की संभावना अधिक है। जून 2021 में एआईसीपीआई 121.7 पॉइंट पर पहुंच गया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में शादी कई मायनों में एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह हिंदू धर्म की तरह विवाह संस्कार नहीं है। शादी टूटने पर कुछ अधिकारों और दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट बेंगलुरु के भुवनेश्वर नगर में रहने वाले 52 साल के एजाज और रहमान की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। रहमान ने हाईकोर्ट से फैमिली कोर्ट के 12 अगस्त 2011 को दिए गए आदेश को रद्द करने की अपील की थी। बता दें कि रहमान ने 25 नवंबर 1991 को शादी के कुछ महीनों बाद ही 5,000 रुपए की मेहर पर पत्नी सायरा बानो को 3 तलाक दिया था। कुछ दिनों बाद ही
रहमान ने दूसरी शादी भी कर ली और एक बच्चे का पिता भी बन गया। सायरा 24 अगस्त को 2002 में भरण पोषण के लिए हर्जाने की मांग करते हुए केस दायर कर चुकी हैं। रहमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णन एस दीक्षित ने उन पर 25,000 रुपए के जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस दीक्षित ने कहा कि इस्लाम में शादी संस्कार नहीं है, लेकिन तलाक होने पर दायित्वों से पीछे नहीं हटा जा सकता। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद कर्तव्य भूले नहीं जा सकते। बेसहारा पति को तलाक दिए जाने पर गुजारा भत्ता देने का कानून है। तो बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग बुधवार को संपन्न हुई। प्रदेश के 36 जिलों में से 53 ब्लॉक में 58.65% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा बांका में 84.85% वोटिंग हुई। चुनाव में 63.5% महिलाएं थी, बाकी पुरुष वोट दिए गए। इधर चौथे चरण के चुनाव के दौरान कई जिलों में हल्की झड़पें भी हुई। रोहतास में शिवपुर के मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर हमला हुआ। मुख्य प्रत्याशी की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया। हमला का आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया गया। इधर बक्सर के बड़का गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठियां भांजने का आरोप लगाया गया है। इधर आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण से ढाका के भवानपुर के वार्ड संख्या 7 के बूथ 169 पर वार्ड सदस्य के रूप में पद की तैनाती हुई। समस्तीपुर के विभूतिपुर के देसरिया खरक के बूथ 226 पर पंचायत समिति सदस्य के पुनर्मतदाता ने दिया। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां एनसीबी ने गुरुवार को शाहरुख खान और अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी की। एनसीबी ने आज दोपहर 2 बजे अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। शाहरुख से पहले अनन्या के घर एनसीबी की टीम ने छापेमारी करी थी और पहुंची थी उनके घर पर। अनन्या का घर मुंबई के बांद्रा में है। मालूम हो कि अनन्या पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं और बताया जा रहा है कि शाहरुख घर पर ही मौजूद हैं। बुधवार को ड्रग्स केस में याचिका खारिज होने के बाद जेल में बंद आर्यन खान से मिलने उनके पिता शाहरुख खान मुंबई के ऑर्थर रोड जेल पहुंचे थे। पिता और पुत्र के बीच तकरीबन 18 मिनट की मुलाकात चली। हालांकि जेल प्रशासन नियम के अनुसार सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात की बात मान रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस की चैट्स भी एनसीबी को मिली है। एनसीबी के हाथ लगे आर्यन के कुछ चैट्स में वे इस एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। एनसीबी ने इसे सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया है। यह भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस क्रूज पर भी मौजूद थी और शुरू में एनसीबी ने उन्हें जाने भी दिया। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने पीसी शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि एक विधायक है शर्मा, बुढ़ापा आ गया है लेकिन सच बोलना नहीं सीखा। मैं कहती हूँ कि बुढ़ापे में तो आदमी सुधर जाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण बने रहो। रावण बनोगे तो वध करना पड़ेगा। क्या करेंगे राम जी, मजबूरी हो जाएगी। महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो प्रभु राम को, सीता मैया को लाने के लिए रावण का वध करना ही पड़ेगा। प्रज्ञा ठाकुर शरद पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल गणेश चौक टीला रामपुर में महाआरती में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि न्याय नारी शक्ति को मिलेगा। तुम्हारे प्रपंच करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम प्रपंच करके थोड़ा बहुत शान शौकत दिखा लोगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, यह सुनिश्चित है। इसलिए कह रहे हैं कि सुधर जाओ। नारी शक्ति को बदनाम करने के से तुम्हें दंड कुदरत ही देगी या प्रकृति ही देगी, जीने लायक नहीं छोड़ेगी। सांसद ने यह भी कहा कि विधर्मियों का नाम कभी नहीं लेना। जो काले मन का व्यक्ति यानी नर्मदा मैया की परिक्रमा कर भी ले तो उसका मन साफ नहीं होगा। और इसमें किसकी गलती है? हमने कहा कि नर्मदा मैया के जल से मन को साफ कर लो तो काले मन के व्यक्तियों को बुरा लग गया। उन्होंने अग्नि से अग्नि जलाना शुरू कर दिया। मैं एक ही बात कहूंगी कि हम नर्मदा मैया का कभी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि नर्मदा मैया की लहरों में स्नान करके हम सन्यासी और वैरागी होते हैं।
आज विधानसभा शताब्दी समारोह से जुड़े राष्ट्रपति के कार्यक्रम विपक्ष के ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहेंगे। विधानसभा के आयोजन को लेकर राजद अपने विधायकों को निर्देश दिया है, जो जहां प्रचार में हैं वहीं लगे रहें। इसके लिए राजद ने अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया। बिहार विधानसभा के आयोजन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी भाग नहीं लेंगे। वे कुरेश्वर स्थान उपचुनाव में प्रचार में गए हुए हैं। राजद के विधायकों की ड्यूटी पार्टी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान के पंचायतों में लगा रखी है। जानकारी है कि पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी हाल में चुनाव प्रचार प्रभावित हो। जानकारी है कि विधानसभा में कुछ कमेटियों की बैठक भी रखी गई। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी के ज्यादातर विधायक पटना नहीं आ रहे हैं। भाकपा माले ने विधानसभा के आयोजन को लेकर अपना गुस्सा शब्दों में बयां किया है, पर माले के विधायक आयोजन में भाग लेंगे। राजद के उपाध्यक्ष और राज्य समाचार पत्रिका के संपादक प्रेम कुमार मणि ने तो सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में आयोजन की आलोचना भी की है। उत्तराखंड की बाढ़ और भूस्खलन में फंसे छत्तीसगढ़ के 55 लोग गुरुवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम अपने निवास कार्यालय से उत्तराखंड में भिलाई के फंसे यात्रियों से फोन के जरिए बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा, आप सबको किस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन द्वारा आप सबके सकुशल वापसी के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने सीमा सिंह, रूही मिश्रा, अनीता मिश्रा, लता, सुनिधि, शशि, धती और प्रशंसा के साथ एक एक करके बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने यात्रियों से पूछा कि वहां छत्तीसगढ़ के कितने लोग हैं, आप लोग वहां किन परिस्थितियों में फंस गए हैं। यात्रियों ने बताया कि उन्हें बरसात में उत्तराखंड के हालात की जानकारी नहीं थी। वे 55 लोग यहां घूमने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आप सबके फंसने की सूचना मिलते ही मैंने मुख्य सचिव और दुर्गा जिला प्रशासन को आप सबकी सुरक्षा सकुशल वापसी के लिए हर संभव पहल करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि भगवान का शुक्र है कि आप सभी लोग सकुशल हैं। आप लोगों को गुरुवार को दिल्ली लाया जा रहा है, वहां से आप लोग जल्द ही अपने घर में होंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को रायपुर में न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की गई। इसमें कवर्धा में हुई सांप्रदायिक हिंसा का सबका छाया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा है, विरोध प्रदर्शन से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाना है। इसके लिए जिले की सूचना तंत्र विकसित करें। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। आज के दौर में सूचना ही शक्ति है। ऐसे में सोशल मीडिया का पर्यवेक्षण जरूरी है। जिला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिए। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाह न फैलने दे। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। विरोध प्रदर्शन से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध रूप से माहौल बिगाड़ने की साजिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव छत्तीसगढ़ संस्कृति की पहचान है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को इसे बिगाड़ना नहीं दिया जाएगा। तो बात तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर हो। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ, ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बता देते हैं आगे की खबरों के बारे में। जहां भिंड जिले के बबेड़ी गांव के बीहड़ में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश हो गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस क्रैश होने पर तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मिराज के क्रैश होने पर, क्षतिग्रस्त होने पर जो दृश्य है वो कैसे आ रहा है सामने। काफी दिल दहला देने वाली घटना है। मिराज के क्रैश होते ही भिंड में लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। पैराशूट से पायलट ने इसे इजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से भयावह दृश्य सामने आ रहा है। पैर में चोट आई है। एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसके क्रैश होने के पीछे की असली वजह क्या है, किस वजह से लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि
गांव वालों के मुताबिक घटना सुबह 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आसमान में विमान से धुआं निकला और अचानक नीचे आने लगा। इसी दौरान आसमान में पैराशूट दिखा जिसमें एक जवान लटका हुआ था। विमान के क्रैश होने से पहले पायलट लेफ्टिनेंट अभिलेष प्लेन से इजेक्ट हो गए और उनके पैर में चोट आई है। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2 साल पहले वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश हो गया था। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित थे। उन्होंने समय रहते विमान से इजेक्ट कर लिया था और इस बार भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। जबलपुर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने मंडल में प्रभारी जनपद पंचायत से रिटायर्ड सीओ नागेंद्र यादव के तेहलरी स्थित फ्लैट और मंडला में गुरुवार तड़के 4 बजे एक साथ रेड मारा। नागेंद्र यादव के खिलाफ ईडब्ल्यूओ को प्रारंभिक आंकलन में 85 लाख रुपए की अतिरिक्त आय मिली है। जबलपुर, मंडला और भोपाल में 4 मकान मिले। मंडला में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स भी मिला है। आधा किलो सोने के जेवर, स्कॉर्पियो और एक स्कूटी मिली। मंडला में काफी जमीन भी खरीदी गई है। ईडब्ल्यूओ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नागेंद्र यादव की आदिम जाति कल्याण विभाग मंडला में मंडल संयोजक के पद पर 1990 में भर्ती हुई। वर्ष 2005 में वो प्रतिनिधियुक्त जनपद पंचायत घुघरी, मंडला, फिर घुसौर, सिवनी और शहडोल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर तैनात हुए और रिटायर भी हो चुके हैं। नागेंद्र यादव ने अधिकांश संपत्तियां 9 मार्च 2005 के आसपास बनाई हैं। एसपी डीओवेल देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक उनके संज्ञान में ये मामला सामने आया तो उन्होंने मुख्यालय से अनुमति मांगी। इसके बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण दर्ज करने और साजिश रचने और भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब सड़क पर आ गई है। अंबिकापुर सर्किट हाउस में सरगुजा प्रभारी मंत्री शिव डहरिया के सामने युवक कांग्रेस के 2 पक्षों में हुई मारपीट अब थाने तक पहुंच गई है। एक पक्ष का मामला दर्ज किए जाने और दूसरे को नहीं होने पर नेता थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। नारेबाजी और हंगामा चलता रहा। इस बीच जिला स्तर के नेता पहुंचे। थाने में बिरयानी की दावत हुई, FIR लिखी गई। दरअसल शिव डहरिया सोमवार को अंबिकापुर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में युवक कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट हुई थी। बाद में मामला किसी तरह शांत कराया गया। इसके बाद एक पक्ष ने गांधीनगर थाने में FIR दर्ज करा दी, जबकि दूसरा पक्ष थाने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं ली गई। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। दूसरे पक्ष के गुटों के लोगों ने नारेबाजी करते हुए थाने को घेराव किया। देर रात तक हंगामा ये चलता रहा। तो उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कांग्रेस ने एक बड़ी चुनावी घोषणा की है। कांग्रेस 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन तो ग्रेजुएट पास को स्कूटी देगी। इससे पहले 19 अक्टूबर को प्रियंका गांधी ने यूपी में टिकट बंटवारे में महिलाओं को 40% आरक्षण देने का ऐलान किया था। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली थी। उन्होंने बताया कि पढ़ने व सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव घोषणा समिति की सहमति से आज निर्णय लिया गया है। सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी महासचिव प्रियंका और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी गुरुवार को एक अहम बैठक करेंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव समिति व मैनिफेस्टो की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अब तक की तैयारियां और आगे की जाने वाली तैयारियों पर मंथन होगा। प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दे को लेकर सड़क पर विचार पूछ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह को 18 दिन के भीतर दूसरी बार पुलिस ने हिरासत में लिया। वे वाराणसी में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने के लिए जा रहे थे। इससे पहले उन्हें 4 अक्टूबर को लखीमपुर जाते समय हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने गणेशपुर तरना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर उन्हें रोका तो समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। इस पर 26-27 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई। कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाया गया, जबकि संजय सिंह मौके पर गाड़ी पर बैठे हुए। पुलिस का कहना है कि तिरंगा संकल्प यात्रा निकलने की अनुमति वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन से नहीं मिली है। वहीं संजय सिंह का कहना है कि अब अन्य राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम और रैलियां कर रही हैं तो उनकी पार्टी के आयोजन में प्रशासन को क्या आपत्ति है। आम आदमी पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को वाराणसी की कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में मलदहिया स्थित सरदार पटेल प्रतिमा स्थल तक तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जानी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो फिलहाल अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज़ नेशनल।